Good evening. I'm Dr. Amod Dwivedi. I'm urologist at Dr. Amod Urogani Hospital, कानपुर. आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है प्रोस्टेट सर्जरी TURP. TURP प्रोस्टेट ग्रंथि का दूरबीन विधि से ऑपरेशन है. इसके बारे में मरीजों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं. आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम उन सारे प्रश्नों में एक एक करके हम चर्चा करेंगे और उनका एक संक्षिप्त आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा. प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो जिसे TURP बोलते हैं, TURP का मतलब है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट का ऑपरेशन जिसमें एक दूरबीन पेशाब के रास्ते यानी यूरेथ्रा के थ्रू डाली जाती है और प्रोस्टेट को चिप्स बाय चिप्स निकाल दिया जाता है. इस ऑपरेशन में कोई कट नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता, यानी बाहर कोई किसी तरीके का बिना किसी चीरे के ऑपरेशन होता है. ये लेजर विधि वाला ऑपरेशन इसे बोलते हैं, दूरबीन से ऑपरेशन इसी को बोलते हैं. तो ये ऑपरेशन कब कराना चाहिए? बेसिकली इसके कई सारे इंडिकेशंस हैं. यदि आप दवा ले रहे हैं, आपको दवा से फायदा हो रहा है, तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है. ये आपका चॉइस हो सकता है कि ऑपरेशन कराएं या ना कराएं, क्योंकि जब तक ऑपरेशन नहीं कराएंगे तब तक निरंतर आपको दवा खाते रहना पड़ेगा. इसका दवा से क्योर नहीं है. क्योर जो है वो सिर्फ ऑपरेशन से ही है. यदि दूरबीन से यदि हम प्रोस्टेट ग्रंथि निकाल देते हैं तो रास्ता खुल जाता है और इस तरह से इसका क्योर हो जाता है. पूरी तरह से जड़ से ये बीमारी खत्म हो जाती है. तो यदि दवा से फायदा हो भी रहा है तो इसका परमानेंट क्योर सर्जरी ही है. लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है कि सर्जरी कराएं या न कराएं. लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जहां आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ता है. वो सिचुएशन क्या होती है उसके बारे में जानते हैं. तो यदि पेशाब, जैसे बताया, पेशाब में रुकावट यदि दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, यदि दवा ले रहे हैं उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, आपका यूरिन फ्लो में रुकावट आ रहा है, रुक रुक हो रही है, पेशाब करने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो सर्जरी ही है. इसके अलावा यदि पेशाब आपकी रुक गई हो, किसी वजह से पेशाब आपकी प्रोस्टेट की वजह से रुक गई हो और आपको कैथेटर डलवाना पड़ा हो और कैथेटर डालने के बाद कैथेटर निकाला गया हो और दोबारा फिर से पेशाब रुक गई हो, यदि ये सिचुएशन आ रही है तो आप ये मान लीजिए आपका ऑपरेशन होना ही होना है. यानी ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सर्जरी का. थर्ड क्या है? यदि प्रोस्टेट में बार बार पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से. प्रोस्टेट ग्रंथि में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता. दवाइयों से ठीक हो तो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन दोबारा रिकरेंस हो जाती है. इस इन्फेक्शन के रिकरेंस को बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि को निकालना जरूरी हो जाता है. यानी प्रोस्टेट पेशाब में यदि इन्फेक्शन हो रहा हो प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से तो भी प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है. इसी तरीके से यदि ये पेशाब रुक गई हो, पेशाब रुकी हुई हो ब्लैडर में और वो रुकते रुकते उसका प्रभाव गुर्दे तक पड़ने लगा हो, यानी गुर्दे खराब होने लगे हों, इस कंडीशन में भी हम इंतजार नहीं कर सकते, दवाइयों पर भरोसा नहीं कर सकते. इसमें हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो पूरी तरह प्रभावी हो और तुरंत हो, और वो ट्रीटमेंट है सर्जरी. इसलिए यदि गुर्दे प्रभावित हो रहे हैं, क्रिएटिनिन राइज हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, गुर्दे में सूजन आ रही है, पेशाब पूरी तरह खाली नहीं हो पा रही है, ब्लैडर में भरा रह जाता है, तो उस कंडीशन में भी पेशाब हमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है. तो चलिए, यदि एक और इंडिकेशन है जिसमें कभी कभी पेशाब की थैली में लंबे समय तक पेशाब रुके रहने की वजह से पथरियां बन जाती हैं, गुर्दे में पेशाब की थैली में यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन गए हों, तो यह भी एक कंडीशन है जहां प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना जरूरी हो जाता है. अब आता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि, एक सामान्य प्रश्न लोगों का यह पूछना होता है कि कितना प्रोस्टेट का साइज हो तब ऑपरेशन कराना चाहिए. मतलब कुछ लोगों कहना होता है हमारा प्रोस्टेट तो 20 ग्राम है, तो क्या हमें करा लेना चाहिए, या हमारा अभी 50 ग्राम है, क्या अभी और. तो इसका मैं इसका क्लियर आंसर ये है कि प्रोस्टेट ग्रंथि का लक्षणों से सीधा संबंध नहीं है. ये बात सही है, जैसे प्रोस्टेट साइज बढ़ता है लक्षण ज्यादा होने लगते हैं, लेकिन ये कहना कि 20 ग्राम में छोटी प्रोस्टेट है वो लक्षण नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है. छोटी ग्रंथि भी उतनी रुकावट डाल सकती है जितनी बड़ी ग्रंथि. डिपेंड करता है उस प्रोस्टेट छोटी ग्रंथि में यदि मसल्स फाइबर ज्यादा है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव है, या उसकी ग्रोथ इंटरनली हो रही है, यूरेथ्रा की तरफ हो रही है, तो वो छोटी ग्रंथि भी उतनी रुकावट डाल सकती है और उस कंडीशन में भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है. तो इसका सीधा संबंध नहीं है, प्रोस्टेट ग्रंथि के साइज का ऑपरेशन के इंडिकेशन से सीधा संबंध नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आकार का, जैसे मैंने बताया, आकार का ऑपरेशन से कोई सीधा संबंध नहीं है. ठीक है.
एक प्रश्न और आता है, कितनी उम्र पर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ये मैं तो अभी बहुत यंग हूं, है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं क्या, मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है, क्या मुझे इस उम्र में ऑपरेशन सुरक्षित होगा? तो उम्र के बारे में बताना चाहें कि आइडियल एज मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली प्रोस्टेट के जो लक्षण है 40 साल के बाद शुरू हो जाते हैं। इस आप 40 से 60 साल तक आप, हो सकता है 10-20 साल तक आप दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपकी सेक्सुअली लाइफ, यदि आपको लग रहा है कि आपका रिप्रोडक्टिव लाइफ नहीं चाहिए और सेक्सुअली आप एक्टिव हैं, कोई बात नहीं, उस कंडीशन में आप, यदि आप ऑपरेशन कंडीशन बन रहा है तो बेस्ट मैं एज कहूंगा कि 60 to 75 तक आप यदि ऑपरेशन कराना चाहें, दिस बेस्ट इज इन दैट वे कि इस समय आपकी ऑपरेशन के हिसाब से फिटनेस बेटर है, आपका हार्ट बेटर है, हार्ट कंडीशंस एंड अदर कंडीशन बेटर है, तो रिस्क थोड़े कम होते हैं। लेकिन जैसे से एडवांस एज होने लगती है तो रिस्क बढ़ने लगते हैं। हो सकता है उस कंडीशन में आपको ऑपरेशन रिफ्यूज ही कर दिया जाए। यदि ऑपरेशन जरूरत है फिर भी हो सकता है आप ऑपरेशन ना करवा पाए, क्योंकि उस समय कार्डियक कंडीशंस आपकी अनफिट हो। तो इसलिए एक बहुत लेट ये बहुत जरूरी नहीं है। वंस योर हार्ट एंड लंग्स इज फिट, यू आर फिट, ओके। सो नेक्स्ट इज, बहुत से लोगों का प्रश्न ये रहता है कि ऑपरेशन के बाद पेशाब अपने आप निकलती रहेगी। बहुत से लोग इस बात से डरे रहते हैं और उदाहरण देते हैं कि अमुक पेशेंट ने ऑपरेशन कराया था, उसके बाद उसकी पेशाब निकलती रही। तो ऐसा ये सही नहीं है। 1-2% ये चांस हो सकता है प्रोस्टेट इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है प्रोस्टेट सर्जरी के बाद, लेकिन वो भी टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है और मुश्किल से 10-15 दिन मैक्सिमम होगा, उसके बाद अपने आप से ठीक हो जाता है। ये भी बहुत रेयर है। आजकल की मॉडर्न सर्जरी में, इंडोस्कोपिक सर्जरी में, एक्सपर्ट के हैंड में यदि कराया जाए तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का रिस्क लगभग ना के बराबर है। और यदि ऐसा है, यदि ऐसा होता है तो उसके पीछे कुछ सर्जरी नहीं है, उसके पीछे कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जैसे पेशेंट को यदि कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, पहले से कोई स्पाइन प्रॉब्लम है, ऐसा यदि है तो ही उन पेशेंट्स में यूरिन इनकॉन्टिनेंस का रिस्क होता है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं इसकी पहले से जांच कर लेते हैं और असेसमेंट कर लेते हैं कि इनकॉन्टिनेंस होगा कि नहीं होगा। तो आप पहले अपने आप से ये राह मत बना ले कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने से ऐसा हो ही जाता है, और इस सिर्फ डर की वजह से प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं करा रहे और अपनी बीमारी को आगे बढ़ा रहे, तो ये उचित नहीं होगा। तो क्या डॉक्टर साहब प्रोस्टेट एकदम से हो जाती है या धीरे धीरे होती है? इस पे एक सवाल और आप थोड़ा बताएं। ठीक है, तो प्रोस्टेट 40 साल के बाद समय धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे बढ़ता है और ये बढ़ता ही रहता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से, और प्रोस्टेट का रुकावट धीरे धीरे बढ़ती रहती है और यूरिनरी सिम्टम्स धीरे धीरे, और पहले शुरुआत में हो सकता है आपको रात में कई बार जाना पड़े, ये फर्स्ट सिम्टम्स हो सकता है, रात में 1 बार उठना पड़े, 2 बार उठना पड़े, फिर दिन में भी कई बार जाना पड़े, फिर हो सकता है धीरे रुकावट आए, मतलब हो सकता है यूरिन करने में थोड़ा देर लगे, हेजिटेंसी हो, यानी यूरिन स्टार्ट करने में दिक्कत हो, फिर जलन हो। इस तरह से सिम्टम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं कि पहले सिम्टम्स कौन सा आएगा, पहले इस मरीज में यही सिम्टम्स आता है, एक क्रम ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सिम्टम्स की सिवियरिटी धीरे धीरे बढ़ती चली आती है और एक स्टेज आती है पेशाब रुक सकती है। और डॉक्टर साहब एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि क्या डायबिटिक से होने से इसके जल्दी होने या बाद में होने का कुछ फर्क पड़ता है आयु में? डायबिटीज का और प्रोस्टेट की बीमारी का वैसे तो सीधा संबंध नहीं है। ये देखा गया है कि जो ओबीस पेशेंट हैं, जो मोटे हैं, उनमें डायबिटीज और प्रोस्टेट दोनों बीमारियां साथ साथ आ जाती हैं, लेकिन डायबिटीज पेशेंट में ब्लैडर भी खराब हो जाता है। डायबिटीज पेशेंट में ब्लैडर खराब हो जाने की वजह से, ब्लैडर कमजोर हो जाने की वजह से प्रोस्टेट के सिम्टम्स को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। कि इसमें हम 2 बीमारियों को डील कर रहे होते हैं, एक तो प्रोस्टेट को और ब्लैडर को। यदि रुकावट हटा देने के बावजूद भी ब्लैडर कमजोर हो जाने की वजह से हो सकता है मरीजों में लक्षण फिर भी रह जाए। इसलिए डायबिटीज मरीजों में खास हमें सावधानी रखनी पड़ती है। ऑपरेशन से पहले देखना पड़ता है उनका पेशाब की थैली कमजोर तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम एक जांच कराते हैं, यूरोडायनेमिक्स, ओके। ठीक, तो हम आगे बढ़े। हाँ आप बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर ऑपरेशन के बाद प्रोस्टेट दोबारा बढ़ जाएगी क्या? दोबारा तो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो ऐसा यदि एक्सपर्ट हैंड में यदि आप ऑपरेशन करा रहे हैं तो ये ऐसा फिनोमेना बहुत रेयर है। यदि होगा भी तो 10 साल बाद ही होगा। ऐसा यदि सिम्टम्स आते हैं, अमूमन इतनी जल्दी नहीं आते। हो सकता है आपको कुछ समय बाद कुछ मामूली यूरिनरी सिम्टम्स फिर से आए हैं, 2 से 3 महीने बाद यदि कुछ पेशाब में समस्या आ रही है तो वो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से नहीं है, बल्कि हो सकता है पेशाब की नली में कोई शिबड़न डेवलप हो गई हो या कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो गया हो। वो भी
मैनेजेबल है। तो सिर्फ इस डर से भी कि दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इस डर से भी आप सिर्फ अपने आप को वंचित मत कीजिए इस इतनी अल्ट्रा मॉडर्न सर्जरी से। आप नेक्स्ट ये है क्या दूरबीन, अब लोगों का ये प्रश्न होता है कि दूरबीन का ऑपरेशन क्या होता है और लेजर विधि से ऑपरेशन क्या होता है, कौन सा हम लेजर से किस विधि से ऑपरेशन कराएं। तो इस विधि पे हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं जी। दूरबीन विधि में बेसिकली जैसे बताया कि इसमें एक यंत्र होता है जिसमें आगे पीछे कैमरा लगा होता है, लाइट सोर्स लगा होता है। वो यंत्र जो है दूरबीन जिसे बोलते हैं, वो पेशाब के रास्ते मूत्र नली से हम डालते हैं, उसमें कोई कट चीरा नहीं लगाते हैं। तो ये इस तरीके कोई भी ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशन दूरबीन विधि के अंदर ही आते हैं जिसमें कोई कट चीरा नहीं लगाते हैं और हम नेचुरल छेद से जाते हैं और अंदर तक जाते हैं। अंदर ही अंदर हम प्रोस्टेट को देखते हैं और वहां पे उसको इलेक्ट्रिक करंट से या लाइट करंट से निकाल देते हैं। अब नॉर्मल टीयूआरपी में क्या होता है, हम जो प्रोस्टेट को कट करते हैं करंट से, इलेक्ट्रिकल करंट इसके स्पार्क से एक यंत्र होता है, इसमें लूप से काटते जाते हैं, प्रोस्टेट को काट के निकाल देते हैं। लेकिन लेजर विधि में क्या होता है, लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव, लेजर बेसिकली एक लाइट वेव है, उसमें भी हाई एनर्जी होती है। तो लेजर और जो विधि है दोनों दूरबीन विधियां ही हैं, बट उसमें डिफरेंस सिर्फ एनर्जी का है कि कौन सी एनर्जी से हम प्रोस्टेट को कट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट से कर रहे हैं या लाइट वेव से कर रहे हैं, लेजर लाइट से कर रहे हैं। अंतर यह है कि लेजर से थोड़ा हीमोस्टेसिस बेटर होती है, यानी ब्लड का स्राव कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, लेकिन आउटकम दोनों के सिमिलर है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं, दोनों में नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है, दोनों में कोई दर्द नहीं होता। और इसलिए लेजर प्रेफरेंस उन मरीजों में है जिनमें कहते हैं लेजर विधि से ऑपरेशन, जिसे होलेप, प्योर होलेप, होलियम लेजर इन्यूक्लिएशन प्रोस्टेट कहते हैं, होलेप सर्जरी का नाम है। टीयूआरपी वो सर्जरी इसमें हम करंट से काटते हैं, होलेप वो सर्जरी से हम लेजर से काटते हैं। तो होलेप सर्जरी का इंडिकेशन प्राइमरीली वो है जहां प्रोस्टेट बहुत बड़ी हो या जो मरीज हार्ट के मरीज हैं, किसी एंटीकोगुलेंट पे है, प्लेटलेट एस्प्रिन पे है, ऐसी दवाई ले रहे हैं, खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में होलियम लेजर सर्जरी यानी लेजर सर्जरी जिसे बोलते हैं वो उपयुक्त होता है। तो मुझे लग रहा है आज हमने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यदि कुछ रह गया है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन इतना ही, नेक्स्ट सेशन पे हम और आगे बात करेंगे, इसी बीमारी पर और आगे चर्चा करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।